बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हमले के साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन करम, पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जिसको तरक्की करनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क की सूरत हाल ये है कि हम तरक्की की तरफ जाते हैं लेकिन हमारा मुंह पीछे की तरफ होता है। हम उस ट्रेन की मानद हैं जिसको जाना आगे की तरफ होता है लेकिन उसको पीछे की तरफ इंजन धकेल रहा होता है। हमारे इंजन जो सियासतदान है वो इस मुल्क को पस्ती की तरफ लेकर जाने की तरफ गामजन है। आज की अगर ताज़ा तरीन बात की जाए तो इस वक्त मुल्तान में जो इलेक्शन हुआ जिसमें सरदार सिकंदर बोसन के भाई और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे जो हैं इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे, और इस वक्त तक जो कांटे का मुकाबला चल रहा है उसमें कभी बोसन साहब आगे जा रहे हैं और कभी कादर गिलानी साहब जो हैं वो आगे जा रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में अगर कादर गिलानी साहब हार जाते हैं तो ये पीपल्स पार्टी के मुंह पर एक इतना बड़ा तमाचा होगा कि जिसको शायद वो एक रिजल्ट आ जाएगा पहले ही इलेक्शन से पहले ही अवाम की जानिब से, जो गिलानी साहब और गिलानी साहब की फैमिली पर करप्शन के इल्जामात हैं, जो चार्जेस हैं, और जिस तरह उनको सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहल करार दिया गया सियासत से और कौमी असम्बली और वजारत उज़्मा से, उसके बाद ये शायद एक रिजल्ट पब्लिक की जानिब से भी होगा कि गिलानी साहब के साहबजादे हार जाते हैं। और अगर गिलानी साहब के साहबजादे जीत जाते हैं तो इतने टफ मुकाबले के बाद, इतनी सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के बाद, एक तरफ जहां मुस्लिम लीग नून भी बाइकाट कर चुकी होती है इस इलेक्शन का, वहां गिलानी साहब के साहबजादे का जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगा। लेकिन बोसन साहब का जीतना जो है वो उनके मुकाबले में अवाम का एक रेफरेंडम साबित होगा, जिसके नतीजे में ये होगा कि आने वाले दिनों में और आने वाले इलेक्शन में जो शायद हों, क्योंकि आने वाले दिनों में एक ऐसा सेटअप भी पाकिस्तान में आ रहा है जो शायद पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की अगर बात की जाए तो फ़ख्रे पाकिस्तान नवंबर 8वीं साजनान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात जो है वो कायम कर ली है और उसके वो चेयरमैन है। हम नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो तीन चीजें जिन पे बात करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची जो इस वक्त है, कराची में पाकिस्तान में रमजान की आमद भी है, सऊदी अरब में चांद नजर आ गया है, परसों मुतवक्का है कराची में पाकिस्तान में रमजान का पहला रोजा। और इस सूरत हाल में सूरत हाल ये है कि कराची के पूरे ताजर जो है 4000 से ज्यादा मार्केट जो है वहां भत्ते की पर्चियां जो है पहुंचना शुरू हो गई हैं। और गुज़श्ता साल अगर रमजान की बात की जाए तो वहां 370 से ज्यादा लोग जो हैं टारगेट किलिंग में मारे गए थे रमजान में। लेकिन रमजान की आमद से पहले ही कराची में एक दफा फिर टारगेट किलिंग जो है बड़ी तेज हो गई है। और इन चीजों पर बात करेंगे। मेहमानों से तारफ से पहले मैं आपसे एक चीज जो करता चलूं कि मेरे साथ जो मौजूद हैं जनाब फ़हीम नूरी साहब मौजूद हैं। सबसे पहले फ़हीम नूरी साहब सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन के नायब सदर हैं और मरकजी रहनुमा आल ताजर इत्तेहाद कराची के। इसके अलावा शमीम फिरपो साहब है, फिरपो ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मुख्तलिफ कमेटियों के भी चेयरमैन हैं और ताजरों के हवाले से, तजारत के हवाले से ताजरों के सीनियर रहनुमा हैं। और नाज़रीन, इनसे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, फ़ख्रे पाकिस्तान के नामवर अदबी साइंसदान, जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान का बेड़ा उठा लिया है और इस वक्त पाकिस्तान के ताजर, पाकिस्तानी कौम के इंटेलेक्चुअल जो हैं वो उनके साथ है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपकी जरा आवाज इतनी साफ नहीं आ रही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वजह थी कि आपको तहरीक तहफ़्फ़ुज़े पाकिस्तान बनाने की जरूरत पेश आई? देखिए वही जरूरत पेश आई जब पाकिस्तान मुसीबत में था। 74 के बाद इंडिया ने नमक किया था। जी जी। हम 71 की जंग हार चुके थे और मुल्क दो टुकड़ा हो गया था। जी जी। और उस वक्त जब 74 में इंडिया नमक किया तो हमारी गूंज कुक हो गई थी और मुल्क को उस कदर टूटने का खतरा था हिंदुस्तान का कब्जा करने का। तो उन हालात को देखकर हमने अपनी तमाम जिंदगी करियर तक छोड़ छाड़ के खानदानी जिंदगी तबाह करके यहाँ इस मुल्क को बचाने के लिए जी जी। और हमने काम किया। आप हम देख रहे हैं कि इस वक्त हालात ऐसे ही बल्कि उससे भी बदतर है कि मुल्क अंदर से खोखला हो गया, टूटे जा रहा है। और सिवाय जो चोर लोग बैठे हुए आपस में मिले हुए, जाहिरी तौर पे तो वो इख्तिलाफ करते हैं लेकिन अंदर मिले हुए होते हैं और ब्लैक मेलिंग करते हैं और फिर खाते पीते हैं मिलकर। तो अब हमने ये सोचा कि इस वक्त 47% यंग पॉपुलेशन है जो कि वोट देगी, वोटर्स हैं और पढ़े लिखे लोग जो आगे नहीं आते। तो हमने पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई है, हमने एक तहरीक बनाई है कि उन लोगों को शऊर पैदा करें, उनको अवेयरनेस पैदा करें कि आप खुदा के लिए इन चोरों को वोट ना दें वरना ये मुल्क तबाह हो जाएगा। रोटी कपड़े मकान की थोड़ी आपको खाने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त केयर टेकर सेटअप की बड़ी बातें हो रही हैं, जिस तरह की हुकूमत ने पिछले 4 सालों में 4.5 सालों में जो कार्रवाइयां की हैं, जिस तरह इस मुल्क को लूटा है, जिस तरह इस मुल्क के साथ को तबाही के दाने पर लाया गया है,
अब जो केयर टेकर सेटअप की वफाकी दारुल हुकूमत में बातें हो रही हैं, बड़े सेटअप के एक बड़े सेटअप की तरफ जाया जा रहा है कि ताकि पाकिस्तान को बचाया जा सके और करप्ट हुक्मरानों का, सियासतदानों का सबका एहतसाब किया जा सके। अगर इस केयर टेकर सेटअप में आपको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो क्या आप पाकिस्तान के तहफ्फुज़ के लिए, बचाने के लिए आगे आएंगे? मेरे साहब ये काम जो है 3 महीने में तो नहीं होता। आप बोला कि अपना मुंह से करना चाहते अंदर कोयले की कान में गया और वापस आ जाए बगैर कोयला या हीरा निकाले जी, तो ये तो मुंह से करने के बराबर। 3 महीने में तो आप लोगों की सूरत भी नहीं पहचान सकेंगे अपने दफ्तर के। नहीं डॉक्टर साहब, कहा जा रहा है कि वो सेटअप जो होगा 18 माह से 36 माह तक के लिए आएगा। क्या होगा सर? 18 माह से 36 माह तक के लिए आएगा केयर टेकर सेटअप। वो अगर 36 माह तक आए तो ठीक है, अगर 36 माह आता है तो फिर तो ठीक है, 3 साल होते हैं उसमें तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो 3 महीने का जो होता है उसमें कुछ नहीं कर सकता और सिर्फ अपनी बदनामी होगी। लेकिन आज बैठे और तमाम लोग गिरोह की तरह आपको घेर लेंगे और आपको धोखा देंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि निजाम किस तरह चल रहा है, कौन कौन कहाँ बैठा हुआ है, इन्वॉल्व है। और आप वहां से बाहर निकलेंगे और सिर्फ ये होगा कि आपके नाम पे एक लग जाएगा कि साबिका या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह। तो उसकी क्या हैसियत है? अल्लाह ताला ने जो मुझे इज्जत दी है वो इन चीजों से तो लाख दर्जे बालातर है। बहुत डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, अल्लाह ने बिलाशुबा आपको बहुत इज्जत दी है और इस सूरत में अगर जो है इस केयर टेकर सेटअप में आपको लिया जाता है, आप किस तरह इस मुल्क को इस तमाम बहरानों से, तवानाई का बहरान है, एनर्जी का हमारे यहाँ बहरान है और उसके बाद जो लॉ एंड ऑर्डर का बहरान है, ये सारी सिचुएशन है, फिर अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं, 2 पड़ोसी ममालिक से जो ताल्लुक, इन बहरानों से कैसे निकालेंगे इस मुल्क को? तो देखिए ये तो चीजें जो होती है ना, आदमी तो रोज बात तो नहीं करता टीवी पे आकर, यहाँ तो आपको रोज टीवी पर आकर बताते हैं कि हम बिजली का बहरान इस तरह हल कर रहे हैं। जी जी हल किया, हम उसका बढ़ गया तो कर रहे हैं। तो जब मैं ये बताता हूँ इसलिए जो कोई पूछता है, जब मैंने आगे यहाँ अखबारों में छापा था कि मैं किस तरह एटम बम बनाऊंगा, कोई सुई नहीं बनती। ये चीजें जो होती हैं आपके ख्याल में होती हैं, आपके आइडियाज होते हैं और आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। देख के आपके पास इस मुल्क में अल्लाह ताला ने लातादाद नेक और कॉम्पिटेंट लोग दिए हैं, आप उनको सही जगह लगाएं। आपको यकीन है कि बेईमानी नहीं करेंगे। मेरे पास 10,000 आदमी थे और मुशर्रफ पूरी कोशिश करके मर गया। उसने आज तक ये नहीं निकाला कि हमने 1 रुपये का कोई फुटबुर किया हो या किसी ने जायदाद बनाई हो, पैसा खाया हो। तो अगर आपके पास अच्छे लोग हों, और अच्छे लोगों की कमी नहीं है, ये 18 करोड़ की आबादी है, इसमें से 18 करोड़ नहीं तो आपको 5-10 करोड़ दूर इतने अच्छे लोग मिल जाएंगे जो ये निजाम संभाल सकते और अच्छा काम कर सकते हैं। उन्हें यकीन होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इस मुल्क में मौजूद जो पोटेंशियल है उसको आप किस तरह यूज करेंगे? तो जब पोटेंशियल होता है तो जब भी तो आप यूज करते हैं ना जी। आप अच्छे आदमी लगा यूज कीजिए। मैंने चीज पोटेंशियल इसी तरह यूज किया ना, मैं तो फाइनेंस से नहीं रहा है लोगों को। जी। मैंने एटम बम बनाने के लिए लोग तो इम्पोर्ट नहीं किए, पाकिस्तानी से हमने बनाए, मिसाइल बनाई। तो जो टैलेंट होता है वो मौजूद होता है, आप उनको यूज करते हैं। आपको पता चाहिए ढूंढने का कि भाई कौन से लोग अच्छे हैं। और मैं 35 वर्ष से यहाँ रह रहा हूँ, मैं कोई बंद खाने में नहीं हूँ। मैंने दुनिया देखी यहाँ की। रहमान सुदूर में उठा बैठा हूँ, रहमान वज़ीर आज़म में उठा बैठा हूँ, GHQ में सबको टिक्का खाते ले गए तो मुशर्रफ तक सबको मैंने जाना है, उससे जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके तो नवाज शरीफ तक। तो ये चीजें हैं, बेनजीर को सबको सबसे ताल्लुक रहा। तो मैं मुल्क को जानता हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ। मैं यहाँ के हालात में पाकिस्तानी हूँ, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, मैंने यहाँ तालीम हासिल की है, मुझे कराची के हालात का इल्म है, मुझे यहाँ का इल्म है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कराची में टारगेट किलिंग बहुत तेजी से हो रही है। पिछले रमजान की अगर बात की जाए तो 370 से ज्यादा लोग मारे गए थे, बेगुनाह लोग मारे गए थे। अब रमजान की अमल से पहले फिर टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है। इस टारगेट किलिंग को कैसे रोका जा सकता है? मियां साहब मैंने कहा था, और अगर आप गारंटी दे दें, अगर 3 महीने में रुक जाए, मैंने रहमान मलिक को भी लिख के दिया, जरदारी को भी, और अपने कालम में लिखा रऊफ सिद्दीकी को होम मिनिस्टर बना दो आप। और अगर 3 महीने में वो नहीं रोक दे तो जो सजा चोर की आप मुझे देना। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। वहां पे इन लोगों का नेटवर्क है, एमक्यूएम के लोग हर गली कूचे में है, इसलिए वो मजबूर है कि उनके पास हुकूमत नहीं है, उनके पास पावर नहीं है, उनके पुलिस वाले नहीं सुनते। ऐसे तो नहीं सुनता इस वक्त उनकी। अगर होम मिनिस्ट्री उनके पास हो, आप देखेंगे कि 4 हफ्ते 6 हफ्ते में वो ठीक कर देंगे हालात को। सही बजा फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बड़ा टाइम कीमती वक्त दिया। नाज़रीन ये तो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, जिन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के नाम से एक तंजीम बनाई है, जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का उन्होंने बेड़ा उठाया है। वो यकीनन अल्लाह उन्हें कामयाब करे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को मुखलिस और दयानतदार लोगों की जरूरत है, जो कि इस मुल्क की जो डूबती हुई नाव है, जो डूबती हुई कश्ती है, उसको किनारे की तरफ लेके जा सके। और दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान का माशी हब कराची जो है इस वक्त
दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के चंगुल में फंस चुका है। भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग इस वक्त उरूज पर पहुंच चुकी है। मेरे साथ शमीम फिरपो साहब भी मौजूद हैं और फहीम नूरी साहब भी। मैं शमीम फिरपो साहब से ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल हो चुकी है, जिस तरह ताजरों को रमजान की आमद से पहले ही जो है भत्ते की पर्चियां आना शुरू हो गई, जिस तरह ताजरों का अगवा होना शुरू हो चुका है, क्या समझते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कंट्रोल भी किया जा सकता है या ताजर इसी तरह जो 4,500 से ज्यादा कराची की मार्केटें हैं उसके तमाम छोटे बड़े ताजर जो है इसी तरह लुटते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो करने से ना हो। ठीक, सवाल यह है उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी खुलूस नियत चाहिए कि नियत आपकी हो उसे ठीक करने की। सही। अब जब आपकी नियत ही अगर ठीक ना हो तो वो काम नहीं होगा। सही। और मैं फिर आपसे कह दूं कि काम करना इतना बड़ा यानी काम करना जो है वो बहुत बड़ा फन नहीं है, काम लेना बहुत बड़ा फन है। सही। और काम वही ले सकता है जो काम करना जानता हो। सही। हमारे यहाँ जिन लोगों को जिन जगहों पर बिठा रखा है वो काम ले कैसे सकते हैं जो वो काम करना नहीं जानते। सही। उनको उस बारे में पता ही नहीं है। सही। अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मैं उसकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि भाई आप ये देखिए कि पिछली मरतबा MQM के पास जब ये मिनिस्ट्री थी जी, उनके दौर के अंदर कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई और उसके ऊपर अमन अमान के ऊपर काफी कंट्रोल था, जबकि वसीम अख्तर साहब हो या रौफ साहब हो। तो बात यह है कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको आप अपने साथ मिला तो लिया आपने, लेकिन उनको आपने दिया क्या, उनसे आपने काम क्या दिया? इस तरह की पोजीशन में कि जब वो उनको कंट्रोल नहीं है शहर पे, जब उनके पास कोई पावर्स नहीं है, तो स्टेक होल्डर्स आपको भी चाहिए कि वो साइड पे हो जाए। नहीं, आपकी बात बजाय है, लेकिन और भी कुछ मजबूरियां होती हैं मिसाल के तौर पे, और उसके अंदर उनको साथ रहकर वो समझते हैं कि भाई साथ रह के हम शायद फिर भी कुछ ना कुछ कर सकेंगे बनिस्बत बिल्कुल अलग होने से। और आपको मालूम है जो हमारे यहाँ का कल्चर है, जो हमारे यहाँ का मिजाज है कि अगर आप साथ ना दें या साथ ना हो तो फिर आपके खिलाफ मामला शुरू हो जाता है। मैं फहीम साहब कराची में इतने ताजर इत्तेहाद हैं, मार्केट्स अलायंस ऑफ सदर भी है, फिर कराची ताजर अलायंस भी है, ताजर इत्तेहाद भी है, ये सारी चीजें, इसके बावजूद क्या ताजरों के हकूक जो हैं, जिस तरह ताजरों के साथ लूटमार हो रही, ताजरों को अगवा किया जा रहा है, ताजरों की टारगेट किलिंग हो रही है, कैसे मुमकिन है ये इतने सारे इत्तेहादों के बावजूद, इतनी सारी बॉडीज के होने के बावजूद ताजर अपने हकूक के लिए, अपने मसाइल के लिए फिर भी वो मार खा रहे हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताऊं कि ताजिर जो है वो एक अमन पसंद शहरी होता है जी। ताजिर कभी भी डंडा नहीं उठाता ना, या ताजिर नहीं चाहता कि वो रोडों पर आकर एहतजाज करे, अपने कारोबार को छोड़ के सड़कों को जो है वो ब्लॉक करे, लोगों को परेशान करे। ताजिर का तो काम ही होता है कि वो अमन फराम करे, बैठे अपने लोगों को सर्विसेज दे। ठीक है। अब जो अलायंसेस की आप बात करें ना, ये अलायंसेस एक वक्त की जरूरत बन गया है। ठीक है। अलायंसेस का मकसद ये हुआ कि हमने जो अलायंस बनाया, जो आल कराची ताजिर इत्तेहाद, जिसको आज माशाल्लाह बड़ी पजीराई हासिल हो चुकी है, इसकी बुनियादी वजह ये थी बनाने की कि जब हमने देखा कि अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है और हर दूसरे दिन एक ताजिर को जो है वो उठा लिया जाता है या भत्ते की पर्ची आ जाती है, तो उसको पेश नज़र रखते हुए, हमने मद्देनजर रखते हुए हमने एक प्लान किया कि भाई अब हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि जो पिछले 5 साल से या 4.5 साल से जो गवर्नमेंट काम कर रही है, मेरे हिसाब से शायद उसका मंशूर ही यही है कि इस शहर की जो कि पाकिस्तान का दिल है, उसकी शहरत को काट दिया जाए। किसी इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन अनासिर हैं, ये चाहते ही नहीं है कि हमारा ये माशी हब जो है ये तरक्की करे, ये ऊपर जाए। ये एक लिमिटेड लोग हैं। इस वक्त जो भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं, कितने ग्रुप इस कराची में इस वक्त भत्ता ले रहे हैं, कितने